बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। शुक्रिया। रात खामोश थी। खामोश मेलोसिस पर घने बादलों की तरह साया फगन। मैं एस्लोपोगास और हेनरी छुपते हुए फूंक फूंक कर कदम रखते हुए पेच दर पेच कमरों से गुजर रहे थे। एक बार पहरेदारों ने चिल्लाकर पूछा, कौन जा रहा है? और मेरे जवाब देने पर उसने अपना नेज़ा उठाकर ज़मीन पर टेक दिया और हमें गुजरने दिया। हम मलकाओं के मुहाफिज दस्ते के अफसर को जानते थे, इसलिए हमें हर जगह आने जाने की इजाज़त थी। बड़ा कमरा इतना खामोश और खाली था कि हम उसे पार कर चुके थे, लेकिन अब तक हमारे कदमों की चाप उसमें गूंज रही थी। खामोश और खाली कमरा निहायत हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। आसमान पर चमकते हुए पूरे चांद की किरणों ने कमरे के रोशनदानों से गुजरकर मरमरी फर्श पर नौरानी धब्बे डाल दिए थे, जैसे किसी जनाजे के ताबूत पर सफ़ेद सफ़ेद फूल। चांद की चंद किरणें रीद मास और उस पर झुकी हुई मुकद्दस खातून को नूर में नहला रही थीं। हम उस मुजस्मे के करीब जा खड़े हुए और नलिप्था का इंतज़ार करने लगे। एस्लोपोगास हमसे चंद कदम आगे खड़ा हुआ था। उसका स्याह जिस्म अंधेरे में जैसे तहलील हो गया था और उसके इनकोसिकास का फल तारीक रात में चमक रहा था। हमें नलिप्था का इंतज़ार करते हुए इतनी देर हो गई कि मैं मुजस्मे की चौकी पर बैठ गया और फिर ऊँग गया। पता नहीं कब तक ऊँगता रहा कि एकदम से हेनरी ने झिंझोड़ कर बेदार कर दिया। कमरे के आखिरी सिरे से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे वहाँ खड़े हुए मुजस्मे आपस में बातें कर रही हों। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और गौर से सुनने लगा। वो किसी औरत के रेशमी कपड़ों की सरसराहट थी। ये सरसराहट करीबतर आती जा रही थी। तारीकी के पर्दे में से एक सफ़ेद साया नमूदार हुआ जो हमारी तरफ बढ़ रहा था। तवीलुल कामत जुल्लू ने अपना कुल्हाड़ा बुलंद करके सफ़ेद साए को सलाम किया। दूसरे ही लम्हे वो साया नलिप्था में तब्दील हो गया जो हमारे सामने खड़ी हुई थी। एक सेकंड के लिए जब वो रोशनदान से आती हुई चांदनी के धब्बे में खड़ी रही तो कितनी हसीन मालूम हुई थी। वो अपना एक हाथ सीने पर धरे हुए थी और उसकी बेदाग छाती तेज़ी से धड़क रही थी। वो सर पर रुमाल बांधे हुए थी, इस तरह से कि उसका साया उसके खूबसूरत चेहरे को ढांपे हुए था। वो घड़ी भर के लिए रुकी और फिर हुस्न की देवी रानेसिस की तरह आगे बढ़ी, शर्माती झिझकती। मैंने और हेनरी ने उसे सलाम किया। एनकोबो, अपने वादे के मुताबिक मैं आ गई, उसने आहिस्ता से कहा। लेकिन तुम नहीं जानते कि मुझ पर किस तरह से नज़र रखी जाती है। पुजारी मेरी नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं। सोराइसिस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरे हर कदम को नापती तोलती है। नाश्ता के जासूस भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। नाश्ता से होशियार रहना चाहिए कि ओ, उसने अपना नाजुक पैर ज़मीन पर पटका। मैं औरत हूँ। नाश्ता अगर सर पटक कर मर भी जाए तो मुझ पर काबू हासिल नहीं कर सकता। मैं औरत होने के साथ साथ मलका भी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना हाथ उसके हाथ में देने की बजाय उसका सर ले लूँ। वो मुस्कुराई एक साहिरा की तरह और फिर उसके मुंह से एक नकरई कह कहा फूट पड़ा, एनकोबो, तुमने यहाँ आने पर मुझे मजबूर किया है। यकीनन दुश्मनों की चालों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम हुआ होगा जिससे तुम मुझे बाखबर करना चाहते हो। तुम वाकई ज़ीरक और अक्लमंद हो। कहो, क्या कहना है? इस तारीकी में तो मेरा दम घुटने लगा है। हेनरी की तरफ कनखियों से देखते हुए वो फिर हंसी। उस वक्त मुझे मुनासिब मालूम हुआ कि मैं वहाँ से टल जाऊँ, लेकिन अभी मैं 2-4 ही कदम चला हूँगा कि नलिप्था ने यह कहते हुए मुझे रोक लिया कि उसे खौफ है कि कहीं कोई गैर मुतवक्का वाक़या न हो जाए। चुनाचे मैं वहीं रुक गया और उसकी वो बातें अलिफ से बे तक सुनी जो मोहब्बत का राज के नाम से मशहूर हैं। हेनरी ने कहा, नलिप्था सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। नलिप्था के चेहरे से बैक वक्त खुशी और गम के जज्बात टपकने लगे, लेकिन चंद सानियों के बाद ही उनकी जगह मोहब्बत और प्यार के मासूम जज्बात ने ले ली और वो रीद मास पर झुकी हुई मुकद्दस खातून जैसी मालूम होने लगी, मासूम, हैरान और मोहब्बत से पुर। तुमको मुझसे मोहब्बत है? तुम कहते हो तुम मुझे दिलो जान से चाहते हो, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। कैसे यकीन कर लूँ? इसकी क्या ज़मानत है कि तुम सच कहते हो और मुझसे खेलना नहीं चाहते? मैं जानती हूँ, उसने अपना लहजा बदल कर कहा, कि मैं अपने आका एनकोबो की नज़र में कुछ नहीं, अपने उस आका की नज़रों में जो अपने अजीब लोगों में से यहाँ आया है, और मेरे मुल्क के लोग जिसके सामने महफिल तिफले मकतब हों। भला मेरा हुस्न क्या अहमियत रखता है? उनके मुल्क में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत औरतें होंगी। वो कुछ देर खामोश रही। लेकिन यहाँ मैं अपने मुल्क में हसीन तरीन औरत तस्लीम की जाती हूँ। दूसरी कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकती।
उमरा मेरे लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरे लिए भाई भाई का गला काट सकता है। जोवेंदी में मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब तक लोग मेरे नाम की माला जपते हैं। मेरी एक झलक उन्हें दीवाना बना सकती है। मेरे सर की एक जुम्बिश जोवेंदी में खून की नदियां बहा सकती है और मेरी एक मामूली सी मुस्कुराहट हज़ारों को जला सकती है। ये मेरा हुस्न है, ये मेरा जादू है जो मेरे अपने मुल्क के लोगों पर चलता है। मेरे आका कहते हैं कि उन्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझसे, जोवेंदी की मलका से, जिसका दिल और हाथ जिसे वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। शायद उन्हें कोई कदर ना हो, लेकिन मेरे लिए ये दोनों चीज़ें सब कुछ हैं। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुमको मुझसे और सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत है? कैसे मान लूँ कि तुम हमेशा मुझसे मोहब्बत करते रहोगे और मुझे तन्हा छोड़कर अपने मुल्क और अपने लोगों में वापस नहीं जाओगे? कैसे यकीन कर लूँ कि तुम आखिर दम तक मुझे ही से प्यार करोगे? उसने मारी इज़्तिराब के अपने हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली और पुरुम्मीद मगर बेचैन नज़रों से हेनरी की सूरत तकने लगी। नलिप्था, हेनरी ने कहा, मैं कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें दीवानावार चाहता हूँ। अब ये मैं कैसे बताऊँ कि तुम्हें कितना चाहता हूँ? आज तक तो मोहब्बत नापने का कोई पैमाना ईजाद हुआ नहीं, ना तुम्हारे मुल्क में और ना मेरे मुल्क में, कि मैं तुम्हारी और तुम मेरी मोहब्बत नाप सको। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे इन शकूक को रफ़ा करने की कोशिश करूँगा। नलिप्था, मैं नहीं कहता कि आज से पहले मैंने किसी औरत को पसंदीदगी की नज़रों से नहीं देखा, लेकिन तुम वो पहली औरत हो जिसे मैंने दिल दिया है और जिसे मैं तन मन धन से चाहता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा, और मरने के बाद भी मेरी रूह तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रहेगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत में सरशार हूँ और ये वो नशा है जो कभी ना उतरेगा। नलिप्था, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मरते दम तक नहीं। तुम्हारे लिए मैं अपने मुल्क और अपने लोगों को भुला दूंगा। तुम्हारे ही कदमों में जीऊँगा और तुम्हारे ही कदमों में दम तोड़ दूंगा। हेनरी खामोश हो गया और पुरुम्मीद नज़रें नलिप्था के चेहरे पर गाड़ दी, जिसका सर नाजुक डंठल पर लगे हुए कमल की तरह झुका हुआ था, और वो खामोश थी। नलिप्था, इधर देखो, हेनरी ने रीदमास के मुजस्मे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम देख रही हो कि मुकद्दस खातून ने अपने लम्स से रीदमास की रूह को इस तरह से रोशन कर दिया है कि उसकी महक से रीदमास की जिल्द तक दमक उठी है। बस नलिप्था, यही मामला मेरे साथ है। तुम वो मुकद्दस खातून हो जो मुझे ज़िंदगी बख्श सकती है। मेरा दिल, मेरी ज़िंदगी और मेरी रूह तुम्हारी नज़र है। अब वो मेरी नहीं रही। मैं सिवाय इसके कुछ नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा हूँ और मरते दम तक तुम्हारा ही रहूँगा। हेनरी मुजस्मे की चौकी पर झुक गया, जैसे उसकी ताकत जवाब दे गई हो। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन आंखें मोहब्बत के जज्बात से चमक रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता नलिप्था ने अपना सर उठाया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था और आंखें मुस्कुरा रही थीं। उसने यूँ हेनरी की तरफ देखा जैसे उसकी रूह की गहराइयों में झांक रही हो। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ अनकोबो, उसने कहा, और ये शायद मेरी कमज़ोरी है कि तुम्हारी हर बात को सच समझती हूँ। लेकिन याद रखो इनकोबो, एक न एक दिन अगर तुम झूठ कहते हो तो ये झूठ जाहिर होगा, और वो दिन मेरा और साथ ही तुम्हारा भी आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हारी हूँ इनकोबो, आखिरी सांस तक तुम्हारी। मलका जोवेंदी नलिप्था, जिसके होंठों को किसी ने नहीं छुआ, आज तुम्हें अपने होंठ पेश करती है, और उसने हेनरी के प्यासे होंठों पर अपने लब रख दिए। इनकोबो, मैं अपने इस पहले बोसा की, मुकद्दस जानवरों, सूरज देवता और अपने इस तख्त की, जो शायद तुम्हारी खातिर मुझे छोड़ना पड़े, कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हूँ। मैंने अपना हाथ आज तुम्हारे हाथ में दिया है और इसे कभी वापस नहीं लूँगी। मरते दम तक तुमसे और सिर्फ तुमसे ही सच्ची और बेलौस मोहब्बत करती रहूँगी। बावकार और मगरूर मलका तुम्हारे कदमों पर झुकती है। मेरी इज्जत व आबरू मेरे आका तुम्हारे कदमों में है। और वो हसीन जानदार और मरमरी मुजस्मा हेनरी के सामने घुटनों के बल झुक गया। इसके बाद क्या हुआ ये मैं ना जान सका, क्योंकि इस हेजान अंगेज सीन के बाद मेरे लिए वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था। चुनाचे मैं वहाँ से हटकर एस्लोपोगास के करीब जा पहुँचा, और सच पूछिए तो उस वक्त मेरा वहाँ से टल जाना ही बेहतर था। दो मोहब्बत भरे दिल एक दूसरे पर अपने पोशीदा खजाने निछावर कर रहे थे, और इसमें अगर कोई तीसरा शरीक हो जाए तो ये कोई मुनासिब बात ना होती। काफ़ी देर तक उन दोनों में पता नहीं क्या राजो न्याज होते रहे। एस्लोपोगास हस्बे मामूल अपने इन कोशिकास पर झुका, मुस्कुरा कर हेनरी और नलिप्था की तरफ यूं देख रहा था जैसे बुजुर्ग मासूम बच्चों की अहमकाना हरकतों को देखते हैं। आह मैकोमेजन, उसने कहा, शायद बुढ़ापे के सबब मेरी अकल जंग आलूद हो गई है, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम सफ़ेद फामों के तौर तरीके समझ ना सका। अब इस तरफ देखो। एस्लोपोगास ने हेनरी और नलिप्था की तरफ इशारा किया। कबूतरों का बेहतरीन जोड़ा है ये, लेकिन इनकी हरकतें मेरी समझ से बालातर हैं। ख्वामखा ये दोनों बात का बतंगड़ बना रही हैं।
अरे भाई, हमारे इनकोबो को एक बीवी की ज़रूरत है, तो वो मर्दों की तरह उस गाय को जो उसको पसंद है लाकर थान पर बांध नहीं लेता, लेकिन वो दोनों हैं कि पागलों की तरह बातें किए जा रही हैं और बेतहाशा एक दूसरे को चूमे जा रही हैं। साफ बात यह है कि मलका को भी हमारा इनकोबो पसंद है और वह बजाते खुद इनकोबो के थान पर बंधने को पसंद करती है। तो फिर ये नखरे बिगाड़ने से फ़ायदा, ये आधी रात को ख्वामखा परेशान होने और हम दोनों को परेशान करने से फ़ायदा। ये फैसला तो कभी का हो चुका होता और हम मज़े से अपने बिस्तरों पर पड़े खराटे ले रहे होते, लेकिन ये दोनों तो जैसे दीवाने हो गए हैं, बस लिपटे जा रही हैं एक दूसरे से और हम यहाँ खड़े झक मार रही हैं। मेरे दोस्त, तुम उन दोनों को नहीं समझ सकते, मैंने मुस्कुरा कर कहा। कोई पौन घंटा बाद कबूतर का जोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जैसे चहलकदमी करता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। नलिप्ता ने आगे बढ़कर मेरा हाथ अपने नर्म नाजुक हाथ में ले लिया। तुम मेरे आका के अजीज तरीन दोस्त हो, उसने कहा, इसीलिए मुझे भी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो। औरतों की बेमुरवती मुलायजा हो कि उसने शुक्रिया का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और फौरन ही एस्लोपोगास का कुल्हाड़ा लेकर उसे दिलचस्पी और हैरत से उलट पलट कर देखती रही और फिर एस्लोपोगास से मुखातिब हुई, द्योकामत, मुझे यकीन है कि जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जब तुम्हें अपने इस हथियार को मेरी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा झटका देकर हमें रुखसती सलाम किया, अपने प्यारे हेनरी को प्यार भरी नज़रों से देखा, मुस्कुराई और तारीकी में सुहाने सपने की तरह गायब हो गई। जब हम किसी हादसे से दो चार हुए बगैर अपने कमरे में पहुंच गए तो हेनरी ने पूछा कि इस वक्त मैं किस सोच में हूँ। मैं हैरान हूँ, मैंने कहा, कि किन असूलों की बिना पर यह फैसला किया गया है कि कुछ लोगों को निहायत हसीन औरतें मिल जाएं और कुछ बेचारे बिल्कुल कोरे ही रहें। औरत तो एक तरफ रही, बेचारों को एक चूहिया भी नहीं मिलती जो उनसे मोहब्बत करे। अजीब अंधा कानून है ये। और हेनरी, मैं सोच रहा हूँ कि आज रात का मामूली सा वाकया कौन से गैर मामूली तूफान उठाएगा। ये एतराफ़ करते हुए मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि हेनरी की किस्मत पर मुझे रश्क आ रहा था। हसद और रकाबत की हल्की सी चिंगारी मुझ बूढ़े के इस दिल में जो राख हो चुका था चमकी थी, लेकिन ये जज्बात महज आर्जी थे। सुबह उठते ही गुड को रात का खुशगवार वाकया सुना दिया गया। गुड के होंठों पर मुस्कुराहट नाच गई। उसकी मुस्कुराहट भी अजीब थी। उसकी ये खुशी इसलिए न थी कि हेनरी को हसीन तरीन औरत मिल गई थी, बल्कि इसलिए थी कि वो भी सोराइसिस को इतना ही चाहता था जितना हेनरी नलिप्ता को, और मेरी तरह उसे भी मालूम था कि सोराइसिस का रुझान बनिस्बत गुड के हेनरी की तरफ ज़्यादा है। चुनाचे ये जानकर उसे रूहानी मुसरत हुई कि उसका रकीब किसी और के दाम में फंस गया और अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन जब उससे कहा गया कि वह इस बात का जिक्र फ़िलहाल किसी से ना करे, सोराइसिस से भी नहीं, तो उसका मुंह लटक गया। हमने उसे ताकीद कर दी कि ये बात अपने तक ही रखे। इस राज के फाश होने से मुल्क में बगावत फैल जाने का खदशा था और शायद नलिप्ता को अपने ताजो तख्त से हाथ धोने पड़ जाएं। गुड ने एक सच्चे दोस्त की तरह अपने दिल पर जबर करके हमसे राजदारी का वादा किया। उस सुबह जब हम दरबार में हाजिर हुए तो मैं रात का वाक़या याद करके मुस्कुराए बगैर न रह सका। अगर दीवारों की ज़ुबान होती तो आप उनसे अजीबोगरीब और सनसनीखेज़ कहानियाँ सुन सकते। औरतें में कितनी कामयाब अदाकारा होती हैं। नलिप्ता अपने तमाम शाही वकार और तमक्कनत के साथ तख्त पर जलवा फरोज थी और जब हेनरी ने दाखिल होकर उसे सलाम किया तो उसने इंतहाई गुरूर और बेरुखी से उसके सलाम का जवाब गर्दन हिला कर दिया और दूसरी तरफ यूं मुतवज्जा हो गई जैसे हेनरी से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। दरबार आमो खास लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आज कानूनी मुसविदात पर मलकाओं के दस्तखत होने वाले थे और उस रोज़ आम दिनों से कुछ ज़्यादा ही लोग आए थे। लेकिन ये खबर कि नाश्ता भरे दरबार में नलिप्ता से शादी की दरख्वास्त करेगा आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और मेलोसिस की करीब करीब पूरी आबादी फैसला सुनने के लिए उमड़ आई थी। दरबार का वसी और अरीज कमरा इंसानों से भरपूर था। हमारे दोस्त पुजारी भी मौजूद थे और पेशवाए आजम रैगून अपने गिरोह से चंद कदम आगे खड़े अपनी मुकद्दस दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। आज के दरबार में कई एक दूर दूर के उमरा भी शरीक थे और उनके बीच में खड़ा नाश्ता अपनी घनी स्याह दाढ़ी में उंगलियों से कंघी कर रहा था। उसके चेहरे से शराफत टपक रही थी। पुजारी और उमरा हमें खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। बड़ा दिलचस्प और मरूब कुन नज़ारा था वो। मुसविदात पर दस्तखत शुरू हुए। एक अफसर दोनों तख्तों के बीच में खड़े होकर मुसविदा ऊंची आवाज़ में पढ़कर लोगों को सुनाता और फिर कागज़ मलकाओं की तरफ दस्तखत के लिए बढ़ा देता। दस्तखत का सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा, यहाँ तक कि आखिरी मुसविदा अफसर ने उठाकर बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। उसमें अजनबियों की आमद पर खुशी का इजहार किया गया था। हम तीनों को उमरा में शामिल किया गया। इसके अलावा हमें तमाम फ़ौज का सिपा सालार बना दिया गया और मलकाओं ने हमें बड़ी बड़ी जागीरें अता की थीं। हम एहसान मंदी और शुक्रिया के तौर पर मलकाओं के सामने झुक गए, लेकिन उमरा और पुजारियों के चेहरे पर स्याही फिर गई।
और वो आपस में बातें करने लगे। नाश्ता मारे तैश के दांत पीसने लगा। रिगून ने जल्दी जल्दी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि उसे नोचने लगा। हमारे साथ मलकाओं ने जो सलूक किया था वो उसको नागवार गुजरा था। अब नाश्ता आगे बढ़ा। उसने सर झुकाकर नलिप्ता को सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में बजाय खलूस के शैतानी चमक थी। उसने नलिप्ता से कुछ कहने की इजाज़त चाही। मलका के चेहरे का रंग एकदम से उतर गया और सुरख होंठ ऊदे हो गए, लेकिन जल्दी उसने अपने आप पर काबू हासिल करके नाश्ता से कहा कि उसे जो कुछ कहना है कह दे। नाश्ता ने बिला झिझक एक उजड़ सिपाही की तरह नलिप्ता से शादी की दरख्वास्त की। इससे पहले कि नलिप्ता कुछ कहती, रेगून ने आगे बढ़कर नाश्ता की तायद में तकरीर शुरू कर दी। उसने शादी के फ़राइज़ गिनाने शुरू किए। उसने कहा कि इस शादी से मुल्क की फ़ौजी क़ुव्वत बढ़ जाएगी और वैशी कोहिस्तानियों को मुल्क पर हमला करने की कभी जुर्रत न होगी। नाश्ता भी कोई कम दर्जा या कम हैसियत शख्स नहीं है। अपने कोहिस्तानी इलाके का वो भी बादशाह ही है। इसके अलावा नाश्ता एक काबिल जर्नैल है और उनकी औलाद उनके बाद जुवैंदी के तख्त की वारिस होगी, और ये कि सूरज देवता भी इस शादी से खुश होंगे, वगैरह वगैरह। रेगून के कई दलाइल वाकई बड़े ज़ोरदार थे और इसमें कोई शक नहीं कि सियासी तौर पर इस शादी की बहुत बड़ी अहमियत थी और कई अच्छे नताइज निकल सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से नलिप्ता किसी और को दिल दे चुकी थी, और आप जानिए मोहब्बत सियासत से बालातर है। रेगून की तकरीर सुनकर नलिप्ता मुस्कुरा रही थी और उस मुस्कुराहट में एक बिजली पोशीदा थी जो रेगून और नाश्ता पर गिरने वाली थी। आखिरकार रेगून खामोश हो गया और अब नलिप्ता के जवाब देने की बारी थी। सोराइसिस ने झुककर निहायत नीची आवाज़ में अपनी बहन को मशवरा दिया, लेकिन मैंने उसका एक एक लफ्ज़ सुन लिया। बहन, जल्दी में कोई उल्टा सीधा फैसला न करना, उसने कहा। सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ वो ये है कि हमारी हुकूमत का दारोमदार तुम्हारे जवाब पर है। नलिप्ता ने कोई जवाब ना दिया। चुनाचे सोराइसिस ने अपने कंधे झटके और अपने होंठों पर मुस्कुराहट लिए अपनी बहन का जवाब सुनने के लिए सीधी हो बैठी। हकीकत में मैं अपनी खुशकिस्मती पर जितना भी फ़ख्र करूं कम है, नलिप्ता ने कहा, कि ना सिर्फ मेरा हाथ अमीरुल उमरा ने तलब किया है, बल्कि मुक़द्दस रेगून ने सूरज देवता की खुशनुदी भी जाहिर कर दी है। और मेरा ख्याल है कि मुक़द्दस रेगून शादी की तैयारी मुकम्मल करके ही यहाँ तशरीफ़ लाए होंगे। नाश्ता, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इस इज़्ज़त के काबिल समझा। मैं तुम्हारी इस दरख्वास्त को याद रखूँगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि फ़िलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं, इसलिए फ़िलहाल मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। और नलिप्ता ने यूं जाहिर किया जैसे वो अब जाना चाहती है। नाश्ता का चेहरा उसकी दाढ़ी जैसा स्याह हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मलका का ये गोलमोल जवाब एक तरह से साफ इनकार ही है। मलका ने जिन नरम अल्फाज में मुझे जवाब दिया है उसके लिए मैं ममनून हूँ। कुछ देर बाद नाश्ता ने कहा, मैं मलका के इन अल्फाज को याद रखूँगा। अब मैं मलका से कहूँगा कि वो मुझे अपने कोहिस्तानी इलाके की तरफ जाने की इजाज़त दें। वहाँ मैं मलका के जवाब का उस वक्त तक इंतज़ार करता रहूँगा जब तक कि वो कोई फ़ैसला करके इकरार या इनकार नहीं करती। फिर उसने तंज से कहा, अगर अपने मेहमान अजरमियों को लेकर कभी मेरे इलाके में कदम रंजा फरमाएं तो मुझे बेहद खुशी होगी और आपके इस्तकबाल के लिए 30,000 कोहिस्तानी तैयार रहेंगे। नाश्ता की उन बातों को जो गोया बगावत की धमकी थी हर एक ने खामोशी से सुना और नलिप्ता ने सुकून मगर तंजिया तौर पर उसे जवाब दिया, शुक्रिया नाश्ता, मैं अजनबियों को लेकर ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारे कोहिस्तानी सिपाहियों में से जो तुम्हें शहजादा कहते हैं एक एक के लिए 2-2 ऐसे आदमी लाऊंगी जो मुझे मलका कहते हैं, और तब पता चलेगा कि कौन सादिकुल नस्ल और अपने वादे का पक्का है। तब तक के लिए नाश्ता, खुदा हाफिज। बिगल बजा। मलकाएँ उठकर रुखसत हुईं और दरबारी भी अपनी अपनी हाँकते रुखसत हुए। मैं बोझल दिल लिए दरबार के बाहर आया। मुझे निहायत ही खौफनाक जंग के शोले भड़कते नजर आ रहे थे। चंद हफ्ते निहायत सुकून से गुजरे। नलिप्ता और हेनरी की मुलाकातें जारी थीं, लेकिन वो बड़ी एहतियात बरत रहे थे कि कहीं उनका राज तश्त अज़बाम ना हो जाए। मेलोसिस में अजीब अजीब अफवाहें फैल रही थीं। तारीक कमरे में भिन भिनाती हुई मक्खी का पता लगाना मुश्किल है। इस तरह से ये भी मालूम ना हो सका कि उन अफवाहों का मरकज़ कहाँ है और उनमें कहाँ तक सदाकत है। बहरहाल ये हकीकत है कि अब हेनरी और नलिप्ता की मोहब्बत राज न रही थी और मुझे राज सिंहासन डोलता नजर आ रहा था। मुसीबत का वो मुट्ठी बराबर बादल जो हमारे उफक पर नजर आ रहा था दफातन फैल गया और वो तूफान जो अंदर ही अंदर गरज रहा था एकदम से फट पड़ा। मेरा मतलब है कि सोराइसिस का हेनरी की तरफ झुकाव। इसमें कोई शक नहीं कि सोराइसिस जैसी खूबसूरत और बुलंद मर्तबा औरत की मोहब्बत को कोई दिल वाला शख्स मुसीबत समझ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ और थी। हेनरी के लिए इस हालत में सोराइसिस की मोहब्बत एक मुसीबत ही थी और वो एक दलदल में फंस गया था।
नलिप्था इसमें कोई शक नहीं कि बेहद हसीन और खुश मिजाज थी, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि उसमें हसद और रकाबत का मादा भी मौजूद था। चुनाचे वो अपने आशिक की कड़ी निगरानी करती थी और बातों ही बातों में ये मालूम करना चाहती थी कि सोराइसिस की मोहब्बत का असर कहीं हेनरी पर तो नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात वह हेनरी पर बड़े तेज़ जुमले कस जाती और ख्वामखा सोराइसिस की तारीफ़ के पुल बांध देती। हेनरी गरीब की हालत काबिल रहम थी। ना तो वह नलिप्था को अपनी बेलौस मोहब्बत का यकीन दिला सकता था और ना ही सोराइसिस से कह सकता था कि वो अपने इस अहमकाना ख्याल से बाज रहे और मोहब्बत वगैरह का सिलसिला ख़त्म करके गुड की हो जाए। गुड सोराइसिस के इश्क में गले गले तक धंसा हुआ था और खातून शब के इश्क में अपनी जिस्मानी चर्बी की मिकदार पिघला चुका था। उसकी हरकतें और उसकी खुश दिली कभी की तशरीफ़ ले गई थी और अब वो बेहद संजीदा हो गया था। हर वक्त कुड़ते रहने से उसका चेहरा इस कदर मुरझा गया था कि यक चश्मी ऐनक अपनी जगह पर बामुश्किल टिक सकती थी। इश्क बेताब था और हुस्न बेपरवाह। इस ख्याल से कि बागून किसी रोज़ उसके काम आएगा, सोराइसिस झूठे अल्फाज और मोहब्बत से गुड की हौसला अफजाई करती रहती। गुड गरीब इन मुलम्मा की हुई चीज़ों को हकीकी समझकर मारे खुशी के दीवाना हो जाता। अगर कोई और वक्त होता तो गुड एक ही नज़र में सोराइसिस के मकर फ़रेब को भांप लेता। लेकिन आप जानिए, मोहब्बत अंधी तो होती ही है। एक दो मरतबा मैंने गुड को खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन वो बिगड़कर मुझ पर बरस पड़ा और मेरे वो तमाम अयूब मुझ पर रोशन कर दिए जो मुझ में ना थे। चुनाचे इस खौफ से कि ये मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में जहर ना घोल दे, मैं खामोश रहा। बागून बेचारा अपने इश्क में अजीब हरकतें करता, सिर्फ इस ख्याल से कि इस तरह से वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। उस वक्त जोविंदी में एक शायर साहब थे जो मोहब्बत के एक तवील गीत लिखने में मसरूफ़ थे। उनके शागिर्द हमारे यहाँ आते रहते थे। एक दिन शागिर्द ने अपने उस्ताद के एक शाहकार गीत के चंद बंद हमें भी सुनाए। उस गीत में एक मिसरे की तकरार थी, या यूं कहिए कि टेप का बंद था। मिसरा कुछ यूं था, मैं तुम्हें चूमूंगा, हाँ हाँ मैं तुम्हें ज़रूर चूमूंगा। ज़मींदी में नगमिया शबीना का आम रिवाज था। आशिक अपनी माशूका की दीवार तले आधी रात को आशिकाना गीत गाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता था, और ना तो माशूका और ना ही उसके वालिदैन इस पर एतराज़ करते थे। गुड ने इस रिवाज से फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि वो भी सोराइसिस के महल की दीवार तले नगमाए शबीना गाए। सोराइसिस के कमरे और उसकी ख़ास मुलाजमाओं के कमरे सहन के दूसरी तरफ हमारे कमरों के मुकाबिल वाक़ थे। चुनाचे एक रात गुड ने मुकामी गिटार, जिसे वो थोड़ा सा बजाना सीख गया था, उठाया और अपनी फटी आवाज़ से रात को और भी भयानक बनाने चल दिया। निस्फ रात गहरी खामोशी और चार तरफ सुकून तारी था। मैं गहरी नींद सो रहा था कि दफ़अतन ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई किसी का गला काटे डाल रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठा और खिड़की की तरफ भागा कि देखूं मामला क्या है, और जो कुछ मैंने देखा वो ये था। सेन में सफ़ेद चांदनी फैली हुई थी और सोराइसिस के कमरे की खिड़की तले गुड साहिब खड़े गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। सोराइसिस की मुलाजमाओं के कमरे की बत्तियां जलती जा रही थीं और वहां से दबी दबी हंसी की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन सोराइसिस का कमरा कब्र की तरह तारीक था। गुड ने और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। कमबख्त गीत भी शैतान की आंत की तरह ख़त्म होने को ही नहीं आता था, और गुड बार बार निहायत जोशो खरोश से ये मिसरा दोहरा रहा था, मैं तुम्हें चूमूंगा, हाँ हाँ मैं तुम्हें ज़रूर चूमूंगा। मैंने इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हेनरी को भी बेदार कर दिया, और हम दोनों खिड़की में खड़े इस नज़ारे से महफूज हो रहे थे। आखिरकार हम इस गीत की तवालत से तंग आ गए। चुनाचे मैंने ख्याल किया कि अब इस ड्रामे पर पर्दा करना चाहिए। मैं खिड़की से गर्दन निकाल कर चिल्लाया, गुड खुदा के लिए यह क्या रट लगा रखी है? अगर वाकई तुम उसे चूमना चाहते हो तो बढ़ के चूम लो और दूसरों की नींद खराब ना करो। खैर, गुड जितना सोराइसिस के करीब होने की कोशिश करता वो उससे उतनी ही दूर होती, लेकिन बरखिलाफ इसके हेनरी सोराइसिस से बचने की कोशिश करता उतनी ही वो उसके सामने आती जाती। और ये तो कायदा ही है कि आप जिस चीज़ से भागते हैं वो किसी न किसी तरह से आपके सामने आ ही जाती है। सोराइसिस शायद अपनी खुदसरी की बिना पर खामोश थी और नलिप्था और हेनरी के बीच में जो कुछ हो रहा था जानबूझकर उसकी तरफ से चशमपोशी कर रही थी। लेकिन मैं इस ख्याल से कांप रहा था कि एक रोज़ खातून शब बेदार होकर अपनी पसंदीदा चीज़ की तरफ भूखी शेरनी की तरह झपटेगी। बड़ी खौफनाक औरत थी वो, ऊपर से पुरसुकून, मगर अंदर हज़ारों तूफान उबल रहे थे। आखिरकार वो मनहूस घड़ी आ गई जिसके आने का मुझे यकीन था। एक सुहानी सुबह गुड शिकार को गया हुआ था और मैं और हेनरी बैठे सोराइसिस के मामले पर गौर कर रहे थे कि मलका का कासिद एक चिट्ठी लिए हाजिर हुआ। उसने चिट्ठी हेनरी के हाथ में थमा दी। उस पर तहरीर था, मलका सोराइसिस इसी वक्त अनकोबो से अपने ज़ाती कमरे में मिलना चाहती हैं।
चुनाचे वो हुक्म देती है कि अनकोबो जिस हाल में बैठा हुआ हो उसी में उठकर कासिद के साथ चलाए, जो उसे मलका के कमरे तक पहुंचा देगा। ओ खुदा, हेनरी का रहा। अजीज दोस्त, मेरे बजाय तुम ना चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकता, और खासकर उस वक्त जबकि मैं भी समझता हूं कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है। मैंने कहा, हेनरी मुआफ करना यार, ये तुम्हारा ज़ाती मामला है और इसे तुम ही संभाल लो। तुम बड़े पुरकशिश हो, चुनाचे इसका फल भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। मुझे तुमसे हमदर्दी है। यार, हेनरी ने उदास होते हुए कहा, तुमने तो मुझे अपने तालिब-इल्मी का ज़माना याद दिला दिया है, जबकि उस्ताद मुझे चहीते थे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि मलका को मुझे इस तरह से बुलाने का हक क्या है? वो क्यों मुझ पर हुक्म चला रही है? मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हें बाहर सूरत जाना होगा। तुम उसके मुहाफिज दस्ते के अफराद और उसके मुलाजिम हो, और उसका हुक्म बजा लाना तुम्हारा फ़र्ज़। इसके पेश नज़र सोराइसिस ने हुक्म दिया है, वरना तुमसे इल्तिजा करती। लेकिन तुम घबराते क्यों हो? आज से ये मामला ख़त्म हुआ समझो। स्कूल में तालिब-इल्म भी ऐसा ही कहते थे, हेनरी ने कहा। बड़ी खौफनाक औरत है ये, और अगर इसे मौका मिला तो क्वार्टरमैन, वो मेरी पीठ में खंजर घोंपने से भी दरेग नहीं करेगी। खुदा मुझे उससे महफूज रखे। हेनरी उठकर कासिद की तरफ चल दिया। मैं अपनी जगह पर बैठा उसका इंतज़ार करता रहा। 40 मिनट बाद वो बेहद परेशान और मुज़महिल लौटा। कुछ पीने को दो, उसने हाँफते हुए कहा। हुआ क्या? मैंने शराब का जाम देते हुए पूछा। हुआ क्या? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। यकीन मानो, अब जो मुसीबत शुरू हुई है उसके सामने वो तमाम मुसाइब जिनसे हम जिंदगी में 2-4 हुए हीच हैं। तुमसे रुखसत होने के बाद जानते हो क्या हुआ? मुझे सीधा सोराइसिस के खानगी कमरे में पहुंचा दिया गया। बड़ा खूबसूरत कमरा है। कमरे में एक तरफ सोराइसिस मखमली गद्दों पर बैठी गिटार के तार छेड़ रही थी। मैं सलाम करके उसके सामने जा खड़ा हुआ, लेकिन उसने मेरा कोई नोटिस ना लिया। कुछ देर बाद उसने गर्दन उठाई और रूह को बरमा देने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। तो तुम आ गए, उसने कहा। मेरा ख्याल था कि मलका नलिप्था ने तुम्हें किसी खास काम के लिए भेजा होगा। तुम हर वक्त उसकी खिदमत में लगे रहते हो। वाकई बड़े नमक हलाल नौकर हो। मैंने कहा कि मैं नलिप्था की तरह सोराइसिस का भी खादिम हूँ और उसी के बुलाने पर हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, बैठ जाओ। कोई यूं मेरे सामने खड़ा रहे तो मुझे बेचैनी सी होती है, और तुम जैसे देवकामत शख्स को देखकर तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे किसी ने मेरे सीने पर पहाड़ रख दिया हो। उसने एक तरफ होकर अपने करीब ही मेरे लिए जगह बना दी और ऐसे रुख से बैठ गई कि मुझे बखूबी देख सके। मलका, मैंने कहा, यह मुनासिब नहीं कि आप मुझ जैसे अदना गुलाम को अपने पहलू में जगह दें। ये आपकी शान के खिलाफ है। मैं कहती हूँ बैठ जाओ, उसने कड़क कर कहा, और मैं बैठ गया। और उसने अपनी सी आंखें मुझ पर गड़ दी। सोराइसिस खामोश और बेहिस हरकत बैठी हुई थी, जैसे हुस्न की लाफानी रूह मुजस्सम हो गई हो। उसकी नज़रें मुझ पर गड़ी हुई थीं और होंठ आपस में सख्ती से चिपक गए थे। उसके काले बालों में एक सफ़ेद फूल लटका हुआ था, और मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी निगाहें उस फूल पर जमाए रखूं, लेकिन बार बार भटक कर सोराइसिस के चेहरे पर नज़रें जा पड़ती। पता नहीं ये फूल की खुशबू थी या सोराइसिस की नज़रें। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने हवास खो रहा हूँ। मुझ पर सोराइसिस ने जैसे मैस्मरिज्म कर दिया, और तब उसने अपने लब खोले। अनकोबो, उसने कहा, तुम इख्तियारात हासिल करना चाहते हो। मेरा ख्याल है हर शख्स कोई ना कोई इख्तियार हासिल करने में हर वक्त कोशां रहता है, तो तुम्हें वसी इख्तियारात मिल जाएंगे। उसने कहा, दौलत चाहते हो? क्यों नहीं, दौलत भी तुम्हें मिल जाएगी, और हुस्न तो पसंद ही है तुम्हें। मैंने कहा, हाँ, मुझे लतीफ़ा से दिलचस्पी है, या खुदा जाने ऐसा ही कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया। दरअसल उस वक्त मेरे सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो गई थीं। सोराइसिस खामोश हो गई थी। इस अरसे में मेरे आसाब तन कर झुंझुना उठे थे, और कोई गैबी कुव्वत मेरे कानों में कह रही थी कि कोई खौफनाक हादसा होने वाला है। वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं सकता था। सोराइसिस ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, और मैं बेबस था। एनकोबो, आखिरकार उसने कहा, तुम बादशाह बनना चाहते हो? देखो अनकोबो, तुम एक अजनबी हो, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जोवेंदी का बादशाह बना सकती हूँ, और फिर खातूने शब तुम्हारी कनीज़ और बीवी होगी। ठहरो, कुछ कहने की कोशिश ना करो, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने आज तक कभी किसी के सामने ऐसी बात नहीं कही, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने अपना दिल खोलकर रख रही हूँ। एनकोबो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकती। जोवेंदी का ताज तुम्हारे कदमों में पड़ा है, और जोवेंदी की वो मलका जो किसी को खातिर में नहीं लाती तुम्हारी कनीज़ बनने के लिए तैयार है। कहो एनकोबो, क्या कहते हो? तुम्हारा सिर्फ एक लफ्ज़ मेरे लिए जाविदानी मुसरतों के दर खोल सकता है। एनकोबो, कहो, ताकि मेरे दिल को तस्कीन नसीब हो। यार एलन, हेनरी बोला। उस वक्त मैं बहुत घबराया हुआ था और कुछ ना कहने वाली बातें भी कह गया।
मैंने सोराइसिस को जवाब दिया कि वो जो चाहती है वो नामुमकिन है, ऐसा कभी ना हो सकेगा। मैं तुम्हारी बहन नलिप्था को अपना सब कुछ दे चुका हूँ। मैं तुम्हारी बहन का मंगेतर हूँ और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी हमाकत कर गया। फिर मैंने डरते डरते सोराइसिस की तरफ देखा। सोराइसिस की गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन जब मैं अपनी बात कर चुका तो उसने अपनी गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं दहशतज़दा होकर पीछे हट गया। ओह क्वार्टरमैन! अजीब हालत हो रही थी उस वक्त मेरी, और उसका चेहरा राख जैसा सफ़ेद हो गया। आंखों से शोले से फूट रहे थे। वो उठी और मैं इस ख्याल से कांप गया कि अब मेरी खैर नहीं। लेकिन वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। उसने गर्दन घुमाकर उस मेज़ की तरफ देखा जिस पर खंजर पड़ा हुआ था, फिर मेरी तरफ, फिर खंजर की तरफ, जैसे वो कोई फैसला ना कर पाती हो कि मुझे कत्ल कर दे या नहीं। वो मेज़ की तरफ बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ खंजर की तरफ बढ़ा और वहीं जमकर रह गया। उसने गौर से देखा और सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, जाओ। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करता उल्टे पैरों उसके कमरे से बाहर आ गया। ओ खुदा, लाओ एक जाम और दो, बताओ अब क्या किया जाए। मैंने अपनी गर्दन हिलाई। वाकई मामला बड़ी संगीन सूरत इख्तियार कर चुका था। और वो किसी शायर ने कहा है ना कि औरत की नफ़रत जैसी गज़बनाकी दोज़ख के शोलों में भी नहीं। और फिर औरत जब मलका हो, और वो भी सोराइसिस जैसी, तो नतीजा क्या मालूम। मुझे बदतरीन नतीजे का खौफ है, और अब तो हमारी जान का भी खतरा था। हेनरी, इस वाक़े की इतला फ़ौरन नलिप्था को करना चाहिए। उससे छुपाना बहुत बुरे नताइज पैदा कर सकता है। मैंने कहा, बेहतर है कि मैं इसी वक्त जाकर पूरा वाक़या उसे सुना दूँ। तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं। मुमकिन है वो तुमसे बदजन हो जाए और मामला बजाय सुलझने के उलझ जाए। मैं चंद सानियों तक अपने ख्यालात में उलझा रहा। हेनरी, तुम्हें मालूम है आज रात गश्ती दस्ते का अफसर कौन है? मैंने पूछा। गुड, बस तो ठीक है। आज रात नलिप्था पर कोई हमला नहीं होगा। हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल है सोराइसिस के दिल में निहायत बुरे इरादे हैं। वो अपनी मोहब्बत को कामयाब करने के लिए बुरी से बुरी हरकत कर सकती है। गुड को इस वाक़े से बेखबर रखना गलती होगी। उसे भी होशियार कर देना चाहिए। ओह, मैं नहीं जानता क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब, हेनरी ने कहा। लेकिन तुम जानते हो कि गुड सोराइसिस से मोहब्बत करता है। उसका दिल टूट जाएगा। तुम ठीक कहते हो, मैंने कहा। तो फिर उसे इतला देने की ज़रूरत नहीं। जल्द या बदेर हकीकत उस पर वाज़ेह हो जाएगी। हेनरी, मेरी ये बात गिरहा में बांध लो कि अब सोराइसिस नाश्ता के साथ साजबाज करेगी, जो अपने कोहिस्तानी इलाके में चुपके ही चुपके तैयारियों में मशगूल है। और फिर जोविंदी की सरजमीन पर ऐसी भयानक जंग होगी जैसे पहले कभी ना हुई थी। मैंने सोराइसिस के कमरे की तरफ इशारा किया। वहाँ से दो कासिद निकलकर तेजी से सहन अबूर कर रहे थे। हेनरी, मेरे साथ आओ। ये कहता हुआ मैं जीने की तरफ बढ़ा, जो हमारे कमरों की छत पर बने हुए दीदबान तक जाता था। हमने ऊपर पहुंचकर दूरबीन निकाली। पहली बात जो देखने में आई वो ये थी कि एक कासिद तेजी से आतिशकदे की तरफ जा रहा था। हेनरी, ये कासिद रिगून की खिदमत में सोराइसिस का कोई अहम पैगाम लिए जा रहा है, मैंने कहा। लेकिन दूसरा कासिद कहीं नजर न आया। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो एक तेज़ रफ्तार सवार मेलोसिस के शुमाली दरवाजे से बाहर निकलता नजर आया। वो सोराइसिस का दूसरा कासिद था। सोराइसिस बड़ी होशियार औरत है, मैंने कहा, और अपने ख्यालों को अमली जामा पहनाने में बड़ी जल्दबाज वाक़ई हुई है। दोस्त, तुमने सोराइसिस को ठुकराया है, उसकी हित तक की है। अब वो जवेंदी में खून की नदियाँ बहा देगी, और अगर उसका बस चला तो उस खून में हमारा खून भी शामिल होगा। हेनरी, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, इससे भी बुरा होगा। अच्छा, मैं नलिप्था को खबर करने जाता हूँ। तुम यहीं रहो और अपने हवास दुरुस्त रखने की कोशिश करो। नलिप्था अपने कमरे में बैठी हेनरी की मुंतजिर थी। चुनाचे अपने आशिक की जगह मुझ बूढ़े के झुर्रियोंदार चेहरे को देखकर कुछ ज़्यादा खुश ना हुई। मैकोमेजन, क्या बात है? एनकोबो क्यों नहीं आए? कहीं वो अलील तो नहीं? मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि उसका अनकोबो अलील नहीं, और फिर बगैर किसी तमहीद के पूरा वाक़या उसे सुना दिया। नलिप्था एकदम से गज़बनाक हो गई। वो अपने होंठ चबाने लगी, और मुझे कहने दीजिए कि इस हालत में भी वो बेहद हसीन मालूम हो रही थी। ऐसी बेसरोपा कहानी सुनाने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाई। ये सरासर झूठ है कि मेरा आका सोराइसिस से मोहब्बत करता है। बहतान है ये, और तुम बकते हो। लेकिन मलका, मैंने ये कब कहा कि एनकोबो तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता है? मैंने तो कहा है कि सोराइसिस तुम्हारे आका से मोहब्बत करती है। मैकोमेजन, मुझे अल्फाज के जाल में फंसाने की कोशिश न करो। दोनों बातों का मतलब तो एक ही हुआ ना। एक देता है और एक लेता है। मैंने तुम्हें एक चीज़ दी और उसके एवज तुमने मुझे एक चीज़ दी। बात साफ है। फिर गुनाहगार दोनों हैं। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि दोनों में से ज़्यादा गुनाहगार कौन है?
सोराइसिस, मुझे उससे नफरत है, मैं उससे वाकिफ़ हूँ और मैं वसूख से कहती हूँ कि अनकोबो की हिम्मत अफजाई के बगैर वो ये बातें नहीं कर सकती। किसी ने सच कहा है कि मर्द ऐसे सांप होते हैं जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता और अगर पकड़ लिया जाए तो उन्हें छूने से भी जहर असर करने लगता है। मैंने जुर्रत से काम लेते हुए कहा, लेकिन मैं इतना अर्ज करूँगा कि मैंने जो कुछ कहा है वो हरफ बहरफ सच है और आप अपने आप को ज़ोरदार अल्फाज के ज़रिए तसल्ली नहीं दे सकती। अल्फाज के जाल में उलझे रहना हमाकत होगी, बल्कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। क्या बकते हो? उसने ज़मीन पर पैर पटक कर कहा, क्या मेरे बेवफा आका ने तुम्हें यहाँ मेरी तौहीन करने के लिए ही भेजा है? आखिर तुम होते कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? एक अजनबी, एक आवारा कुत्ता जो पता नहीं कहाँ से भटकता हुआ यहाँ आ गया और अब जोवेंदी की मलका से ज़ुबान लड़ा रहा है। मैकोमेजन, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। सुनो मलका, इस बेवजह गुस्से के पीछे तुम काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुकी। अगर तुम अपने गुस्से के सबब इसी तरह से अंधी बनी रही तो तुम्हें अपने ताजो तख्त से और हमें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोने पड़ेंगे। सोराइसिस का कासिद नाश्ता के इलाके की तरफ रवाना हो चुका है। 3 ही रोज़ बाद नाश्ता जख्मी शेर की तरह अपने कोहिस्तानी इलाके से निकल आएगा और उसकी गरज से पूरा शुमाली जवेंदी कांप उठेगा। तुम्हारी बहन खातून शब की आवाज़ भी बड़ी सुरीली और बाअसर है। उसकी पुकार पर हज़ारों नेज़े उसकी हमायत में बुलंद होंगे। उसके कासिद मैदानों और वादियों में दौड़ जाएंगे और फिर जो कुछ होगा वो जाहिर है। सोराइसिस की आवाज़ एक बगोला है जो अपने दामन में लातादाद सिपाहियों को लिए चक्कर काटता हमारी तरफ बढ़ने लगा है। रिगून और उसके चेले लोगों को नापाक अजनबियों के खिलाफ उभारेंगे और तुम्हारी निस्फ फौज तुम्हारा साथ छोड़कर सोराइसिस से जा मिलेगी और फिर हमारा और तुम्हारा खुदा ही हाफिज है। नलिप्था, खुदा के लिए होश में आओ, इससे पहले कि तूफान हमें आ ले। हमें चाहिए कि उसके मुकाबले की तैयारियां मुकम्मल कर लें। मुझे जो कुछ कहना था कह चुका, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। नलिप्था का गुस्सा और रकाबत की आग जो उसके दिल में चल रही थी सर्द पड़ चुकी थी। अब वो एक हासिद माशूका की बजाय बावकार और दूर अंदेश मलका थी। मैकोमेजन, तुम्हारे अल्फाज बड़े ज़ोरदार हैं और तुम्हारी बातें सदाकत पर मबनी। मैं अपने सख्त अल्फाज वापस लेती हूँ। वाकई गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है और उस बिजली की तरह है जो आसमान और ज़मीन में घड़ी भर के लिए ताल्लुक़ पैदा कर देती है, लेकिन उसे आंखें चुंधिया जाती हैं और जिस पर गिरती है उसे खाक को स्याह कर देती है। लेकिन तुम्हारा ये ख्याल कि सोराइसिस मेरे खिलाफ उठ खड़ी होगी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वह मुझ पर गालिब नहीं आ सकती। मेरे अपने भी खादिम और दोस्त हैं। जोवेंदी में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बगैर सोराइसिस के मेरा साथ देंगे। आज रात जब मेरे कासिद मैदानों और पहाड़ों की तरफ दौड़ जाएंगे तो हज़ारों तलवारें और नेज़े मेरी हिफाजत के लिए बुलंद होंगे। सूरज देवता की कसम, मैं सोराइसिस का गुरूर तोड़ दूंगी और उसकी फ़ौज को संगरेज़ों की तरह बखेर दूंगी और फिर किस्मत और मस्कीनियत खातून शब के लिए तमगा होगी। कलम दवात लाओ मैकोमेजन और देखो मुहाफिज दस्ते के अफसर को दोपहर ढले मेरे पास लेकर आना। एक वही शख्स है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। मैंने मलका के हुक्म की तामील की। मुहाफिज दस्ते का अफसर जिसका नाम कारा था बड़ा वफादार और वादे का पक्का मालूम होता था। दोपहर ढले मैं उसे साथ लिए मलका के कमरे में दाखिल हुआ। ये लो, नलिप्था ने चर्मी कागज़ कारा को देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए हुक्मनामा है और इसी में परवाना गिरफ्तारी भी लिपटा हुआ है। इसी वक्त जाओ और खातून शब के कमरे के चारों तरफ अपने सिपाही तैनात कर दो। ख्याल रहे ना तो कोई अंदर जाने पाए और ना ही बाहर आने पाए। खातून शब पर कड़ी नज़र रखो। याद रखो, तुमने ज़रा भी गफलत की तो कत्ल कर दिए जाओगे। कारा चौंका, लेकिन उसने गर्दन झुकाकर जो हुक्म कहा और मलका का हुक्म बजा लाने को चल दिया। कारा के जाने के बाद नलिप्था ने हेनरी को बुला भेजा। कुछ ही देर बाद मुस्तरिब और परेशान हेनरी दाखिल हुआ। मुझे खौफ था कि अब हेनरी को नलिप्था की कड़वी कसैली बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन औरत भी गिरगिट होती है। उस जोशो खरोश का जिसका इजहार वो मेरे सामने कर चुकी थी कहीं पता न था। उसने सर के इशारे से हेनरी का सलाम लिया और फ़ौरन ही जो मुश्किल दरपेश थी उसके बारे में मशवरा करने लगी, लेकिन उसकी आंखों की चमक से मालूम होता था कि उसने हेनरी और सोराइसिस वाले वाक़या को फरामोश नहीं किया। अलबत्ता किसी मसलहत के पेश नज़र फ़िलहाल हेनरी पर उसका इजहार नहीं करना चाहती। वह शायद तन्हाई में अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थी। अभी नलिप्था हेनरी से बातों में मशगूल थी कि कारा बेहद घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। खातून शब जा चुकी। उसने डरते डरते कहा, कहाँ? हमने एक साथ कहा। अफसोस, जाल डालने से पहले ही होशियार पंछी परवाज कर गया। अब उसे हासिल करना मुश्किल है। सोराइसिस की कनीज़ों से दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि खातून शब बड़े मुअब्बद में गई हैं कि रात भर सूरज देवता की इबादत में मसरूफ़ रहें।
हमने मायूसी से एक दूसरे की तरफ देखा। ये बात तो हमारे वहमो गुमान में भी ना थी कि सोराइसिस इतनी जल्द खतरे की बू पाकर फरार हो जाएगी। बहरहाल अब क्या हो सकता था सिवाय इसके कि अब हम अपने बचाव की तरकीब करें, और हम बड़ी मुस्तैदी से तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। जिन अफसरों पर एतबार था उन्हें तलब किया गया और उन्हें मुनासिब काम सपुर्द कर दिए गए। उन्हें ताकीद कर दी गई कि हर एक अपने दस्ते को हर वक्त जंग के लिए तैयार रखे। जिसके सिपाही बिखरे हुए हों उन्हें फ़ौरन ही मैलोसिस में बुला लिया जाए। जिन उम्रा पर नलिफ्था को एतबार था उन्हें भी ताकीद कर दी गई कि जितनी जल्दी मुमकिन हो और जितने भी मुमकिन हो सिपाही लेकर मैलोसिस में हाजिर हो जाएं। चंद उम्रा उसी वक्त अपने मातहत सिपाहियों और कोहिस्तानियों को लाने के लिए मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गए। दूर दूर के शहरों के गवर्नरों और जागीरदारों के नाम अहकाम जारी किए गए और रात ढलने से पहले ही 20 कासिद गवर्नरों और जागीरदारों के नाम नलिफ्था का ये पैगाम लिए मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हुए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वो अपने तमाम सिपाहियों को लेकर मुरासले में दर्ज मुकाम पर जमा हो जाएं, और अगर खुद ना आ सकते हों तो अपने दस्तों को उन अफसरों के पास भेज दें जिनके नाम मुरासले में दर्ज थे। इधर कासिद बगौलों की तरह रवाना हुए और उधर लातादाद जासूस खबरें लाने के लिए मैलोसिस के दरवाज़ों से यूं निकले जैसे कफस का दर खुला देखकर चिड़ियाँ निकल भागती हैं। तमाम दोपहर और सूरज गुरूब होने के बाद तक हम बड़ी सरगर्मी से काम करते रहे। करीबन 8 बजे हम थके मारे अपने कमरों में वापस आए तो अल्फोंसे को रंजीदा पाया, क्योंकि हमारे देर से आने के सबब उसकी तमाम मेहनत पर पानी फिर गया और उसका पकाया हुआ खाना बिगड़ गया था। अल्फोंसे ने बताया कि गुड शिकार से आने के बाद अपनी ड्यूटी पर जा चुका है। संतरियों के अफसर को हुक्म दे दिया था कि वो आज रात से संतरियों की तादाद दुगनी कर दे। इसके अलावा सोराइसिस भी फरार हो चुकी थी। चुनाचे कम अज़ कम आज रात के लिए तो कोई ख़तरा लाहिक ना था, इसलिए गुड को तमाम हालात से आगाह करना ज़रूरी ना समझा गया। ख्याल था कि सुबह सवेरे ही उसे शुरू से आखिर तक वाक़यात सुना देंगे, और सच पूछे तो फ़िलहाल हम में से कोई भी गुड को ये गमनाक खबर सुनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि सोराइसिस हेनरी से मोहब्बत करती है और इस वक्त फ़रार हो चुकी है। हम अपने बिस्तरों पर दराज हो गए, लेकिन सोने से पहले हेनरी को कुछ ख्याल आया और एस्लोपोगास से कहा कि वह नलिफ्था की ख्वाबगाह के आसपास ही रहे और रात भर उसकी हिफाजत करता रहे। एस्लोपोगास को हर मुहाफिज और हर शख्स जानता था। इसके अलावा नलिफ्था के हुक्म के मुताबिक वह बिला रोक टोक हर जगह आ जा सकता था। चुनाचे इस हुक्म से फ़ायदा उठाते हुए ठीक दोपहर को और रात को भी जब सन्नाटा होता और उसके मकी नरम गरम बिस्तरों में दुबके हुए होते, एस्लोपोगास आवारा रूह की तरह महल के कमरों में घूमा करता। देवकामत जुल्लू ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और हेनरी के कहने के मुताबिक नलिफ्था की हिफाजत करने चल दिया। हम चूंकि बेहद थके हुए थे इसलिए जल्द ही गहरी नींद सो गए। अपने ख्याल में तो सिर्फ मैं चंद मिनट ही सोया था कि दफतन एक शदीद बेचैनी सी होने लगी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कमरे में कोई पुरस्कार शख्स मौजूद है और मेरे बिस्तर के करीब खड़ा मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और ये देखकर मेरी हैरानी की इंतहा न रही कि पौ फट रही थी और मैं चंद मिनट नहीं बल्कि कई घंटे बेखबर सोता रहा और मेरे बिस्तर के करीब चेहरे पर वहशत लिए एस्लोपोगास खड़ा मुझे घूर रहा था। कब से खड़े हो तुम? मैंने खफा होते हुए कहा। शायद आधे घंटे से। मैकुमेजन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अब मैं पूरे तौर पर बेदार हो चुका था। रात आपसे रुखसत होने के बाद मैं मलका की ख्वाबगाह के करीब पहुंचा और गुलाम गर्दिश के एक सतून के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। दालान में तन्हा बागून गुड खड़े हुए थे और पर्दे के करीब एक तन्हा संतरी खड़ा ऊँग रहा था। यूं ही तफरीहन मैंने सोचा कि इन दोनों की नज़रें बचाकर दूसरे कमरे में चला जाऊं, और मैं अपने इरादे में कामयाब हुआ। ना तो बागून ने ही मुझे देखा और ना ही संतरी ने। खैर, तो मैं वहां तारीकी में कई घंटों तक खड़ा रहा। शायद आधी रात गुजर चुकी थी कि तारीकी के पर्दे में एक सफ़ेद साया नमूदार हुआ जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो कोई औरत थी और उसके हाथ में खुला खंजर था। उसके पीछे एक और साया रेंग रहा था, लेकिन औरत उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। गौर से देखने पर पता चला कि वो बागून था। उसके पैरों में जूते ना थे और वो इतनी खामोशी और होशियारी से औरत का पीछा कर रहा था कि उसके फरिश्तों को भी खबर ना थी कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। औरत मेरे बिल्कुल करीब से गुजरी। मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और मैंने उसे पहचान लिया। कौन थी वो? मैंने बेचैनी से पहलू बदला। खातून शब। मैकुमेजन, वाकई उसे बहुत मुनासिब लक़ब दिया गया है। मैं अपनी जगह पर दम साधे खड़ा रहा और बागून भी मेरे करीब से गुजर गए और अब मैं चंद कदम के फासले से बागून के पीछे चला और हम तीनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए बड़े कमरे में दाखिल हुए। खातून शब बागून की और बागून मेरी मौजूदगी से बेखबर थे। आखिरकार खातून शब उन पर्दों के करीब पहुंच गई
जिसके अंदर हमारे अनकोबो की माशूका की ख्वाबगाह है। उसने अपने सफ़ेद हाथों से पर्दे हटाए और अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे बागून और बागून के पीछे मैं भी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। कमरे के इंतहाई सिरे पर मलका गहरी नींद में सो रही थी। उसके तनफ्फुस की आवाज़ें साफ तौर पर सुन रहा था और उसका एक सफ़ेद हाथ हरे लिहाफ पर पड़ा हुआ यूं मालूम होता था जैसे घास पर बर्फ का गाला। खातून शब कमर से झुक गई और खंजर बुलंद किए बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। जब वो बिस्तर के करीब पहुंच गई तो बागून ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वो पलटी। उसका खंजर वाला हाथ बुलंद हुआ और एकदम से बागून के सीने पर पड़ा। खुशकिस्मती से बागून लोहे की कमीज पहने हुए था। खंजर कमीज पर पड़कर उचट गया और अब बागून ने देखा कि वो औरत कौन थी। वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हटा। मारे हैरत की उसकी जुबान गुंग हो गई। खातून शब भी बागून को देखकर भौंचकी रह गई और कुछ कह ना सकी, लेकिन उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर बागून को खामोश रहने के लिए कहा। फिर बागून को साथ लिए मलका की ख्वाबगाह से बाहर आ गई। वो मेरे इतने करीब से गुजरी कि अगर मैं चाहता तो उसकी गर्दन उड़ा सकता था। ख्वाबगाह से बाहर आकर उसने बागून से सरगोशी में कुछ कहा और हाथ जोड़कर बागून से कुछ इल्तिजा करने लगी। उसने क्या कहा ये मैं नहीं जानता। यूं ही इल्तिजा करती हुई वह दूसरी गुलाम गर्दिश में दाखिल हुई। बागून उसके साथ था। वो कुछ कह रही थी और बागून नफ़ी में सर हिलाकर नहीं नहीं किए जा रहे थे। मेरे ख्याल में बागून मुहाफिजों को आवाज़ देने ही वाले थे कि खातून शब ने हाथ जोड़ना छोड़कर गहरी नज़रों से बागून को देखना शुरू किया। पता नहीं क्या हुआ कि बागून सहरज़दा से हो गई। कुछ देर तक वो यूं ही बागून पर जादू करती रही और बागून बुत से बन गई। दफातन खातून शब ने अपना हाथ बढ़ाया और बागून ने पुतले की तरह झुककर उसे चूम लिया। और अब मैंने सोचा कि आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार कर लूं, क्योंकि बागून तो खातून शब के जादू से पत्थर बन चुके थे और अच्छे बुरे की उन्हें कोई तमीज़ ना थी। लेकिन इससे पहले कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ूं, खातून शब मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। गायब हो गई? क्या बकते हो? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। हाँ मैकोमेजन गायब हो गई। गुलाम गर्दिश में तन्हा बागून खड़े हुए सामने की दीवार को यूं तक रहे थे जैसे ख्वाब में हों। फिर बागून भी लड़खड़ाते कदमों से एक तरफ चल दिए और उनके जाने के कुछ देर बाद मैं भी आपको इत्तला देने चला आया। एस्लोपोगास, मैंने कहा, तुम्हें यकीन है कि आज रात तुमने इस किस्म का कोई ख्वाब तो नहीं देखा? जवाब में उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी खोल दी। उसकी स्याह हथेली पर निहायत मजबूत खंजर का 3 इंच लंबा टूटा हुआ फल चमक रहा था। अगर वाकई मैंने ख्वाब देखा है तो वो ख्वाब इतना हकीकी था कि अपनी निशानी भी छोड़ गया। देखो मैकोमेजन, खंजर बागून के सीने पर टूटा था और ख्वाबगाह से बाहर आते वक्त मैंने ये टूटा हुआ फल उठा लिया था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और एस्लोपोगास को लेकर हेनरी के कमरे में पहुंचा। एस्लोपोगास ने हेनरी के सामने भी शुरू से आखिर तक पूरा वाकया दोहराया। हेनरी की हालत काबिले दीद थी। उसके चेहरे पर एक रंग आता था और एक जाता। ओ खुदा, हेनरी ने कहा, मैं यहाँ पड़ा खराटे ले रहा था और नलिप था। करीब करीब मारी जा चुकी होती और वो भी मेरी वजह से। ये सोराइसिस भी बड़ी खतरनाक औरत है। एस्लोपोगास, तुमने अगर उसका खात्मा कर दिया होता तो बहुत ही अच्छा होता। एनकोबो, एस्लोपोगास ने कहा, आप बेफिक्र रहें। अब उसने कोई शैतानी हरकत की तो मैं उसका खात्मा कर दूंगा। मैं खामोश रहा, लेकिन यह ख्याल ज़रूर आया कि अगर एस्लोपोगास ने सोराइसिस की गर्दन उड़ा दी होती तो बहुत जानें बच जाती और हम भी खतरात में न फंसते। अपनी दास्तान ख़त्म करके एस्लोपोगास बड़ी बेपरवाही से जैसे कुछ हुआ ही नहीं नाश्ते के लिए चल दिया और हम दोनों गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। हेनरी गुड से बदजन हो चुका था। उसका कहना था कि अब गुड पर एतबार न किया जाए। बजाय इसके कि वो सोराइसिस को गिरफ्तार करता, उसने उसे बड़ी आसानी से निकल जाने दिया। हेनरी जो कुछ कह रहा था वो उसके दिल का इशारा था और मैं सोच रहा था कि इंसान भी कितना खुदगर्ज वाक़ हुआ है। उसे दूसरों की गलतियां तो नज़र आ जाती हैं और वो उन पर कड़ी तनकीद करने से भी नहीं चूकता, लेकिन वही शख्स अपने गिरेबान में कभी मुंह डालकर देखता ही नहीं। हेनरी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैंने कहा। कल ही तुम उस औरत के रूबरू थे और बकौल तुम्हारे उसने तुम पर मैस्मरिज्म कर दिया था और दुनिया के हसीन तरीन औरत के आशिक होने के बावजूद तुम सोराइसिस के हुस्न से मसहूर मरूब हो गए थे। पता है कि नहीं? अब फ़र्ज़ करो कि मामला उल्टा होता, यानी गुड की जगह तुम होते और तब सोराइसिस तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, इल्तिजाएं करती। क्या तब भी तुम उसे मुहाफिजों के हवाले कर देते? क्या तुम्हें यह मंजूर है कि मारे गैरत के डूब मरे या जिंदा आग में जलाई जाए? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। तुम भी वही करते जो गुड ने किया। इससे पहले कि तुम अपने पुराने और गहरे दोस्त से बदजन हो जाओ, तुम्हें चाहिए कि इस मामले को गुड की यकचश्मी ऐनक से देखो। गुड सोराइसिस से मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर
उसने अपनी महबूबा को सही सलामत निकल जाने दिया। उससे एक गलती ज़रूर सरजद हो गई, लेकिन इसमें गुड का कोई कसूर नहीं। वो अपने दिल के हाथों मजबूर था और अब उसे गद्दारी का इल्ज़ाम देना सरासर नाइंसाफ़ी है। हेनरी, मोहब्बत बुरी बुला है, इसमें जो भी फंसता है वो हर तरफ से अंधा हो जाता है, और इसी अंधेपन के सबब तुम अपने निहायत अजीज़ दोस्त को इल्ज़ाम दे रहे हो। मेरी बातों को हेनरी बड़ी तवज्जो से सुनता रहा और फिर उसने इकरार किया कि वाकई वो गलती पर था और उसे अफसोस है कि उसने गुड के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। यह हेनरी की बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपनी हर गलती को बिला तकल्लुफ़ तस्लीम कर लेता। मैंने गुड की सफाई तो पेश कर दी, लेकिन उससे तो मुझे इनकार ना था कि गुड एक निहायत ही शर्मनाक और बेढब मामले में बुरी तरह फंस गया था। बल्कि नलिप्था पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई और गुड ने मुजरिमा को निकल जाने दिया। सोराइसिस उस पर गलबा हासिल कर चुकी थी और गुड हकीकत में उसका आलाकार जानबूझकर ना सही बन चुका था। मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था और हैरान था कि गुड को, जो खुली आंखों कुएं में गिर रहा था, बचाने की क्या सूरत हो सकती है कि दफातन सहन में से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें एस्लो पोगास और अल्फोंसे की थीं। अव्वलुल ज़िक्र बुलंद आवाज़ में गालियां बक रहा था और मुअख्खरुल ज़िक्र मारे खौफ के चीखों पर चीखें मार रहा था। ये देखने के लिए कि सहन में क्या हो रहा है, मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा और मैंने एक निहायत ही मज़ाक़खेज़ मंजर देखा। पस्ता कद फ्रांसीसी हैरत अंगेज़ तेज़ी से सहन में भाग रहा था और एस्लो पोगास दांत कटकटाता उसका ताकुब कर रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, एस्लो पोगास ने अल्फोंसे को जा पकड़ा और यूं चिल्लाया जैसे सचमुच मौत के आहनी पंजों में गिरफ्तार हो गया हो। एस्लो पोगास ने पस्ता कद फ्रांसीसी को बड़ी आसानी से यूं उठा लिया जैसे वो एक साला बच्चा हो। अल्फोंसे जुल्लू की गिरफ्त में बाज के पंजों में फंसी हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहा था। सेन में एक तरफ कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं, उनके कांटे सुई जैसे तेज थे। एस्लो पोगास मछली की तरह तड़पते हुए अल्फोंसे को उठाए उन झाड़ियों की तरफ चला। झाड़ियों के करीब पहुंचकर एस्लो पोगास ने अल्फोंसे की दोनों टांगें पकड़कर उसे उल्टा लटका लिया और कुछ देर तक उसे हवा में झुलाने के बाद सर के बल कांटेदार झाड़ियों में डाल दिया। अल्फोंसे तमाम का तमाम झाड़ियों में छुप गया, सिर्फ उसकी टांगों का कुछ हिस्सा झाड़ियों के ऊपर नजर आ रहा था। उसकी टांगें यूं चल रही थी जैसे वो हवा में बाईसाइकिल चलाने की कोशिश कर रहा हो। अपनी इस हरकत से मुतमईन होकर एस्लो पोगास झाड़ियों के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और फ्रांसीसी की लातों को, जो हवा में चल रही थी, बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा। घनी झाड़ियों की जड़ों से अल्फोंसे की चीखें सुनाई दे रही थीं। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़? मैं झाड़ियों की तरफ दौड़ा। क्या उस गरीब की जान लेकर ही दम लेगा? निकाल उसे। अरे मैं कहता हूँ निकाल उसे। वैश्याना गुर्राहट के साथ एस्लो पोगास ने मेरे हुक्म की तामील की। उसने अल्फोंसे की टांगें पकड़ी और एक ज़ोरदार झटके के साथ उसे झाड़ियों से घसीटकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। अल्फोंसे की कमीज़ तार तार हो गई। उसके जिस्म को कांटों ने बुरी तरह से डस लिया था और ज़ख्मों से ताज़ा ताज़ा खून रिस रहा था। अल्फोंसे ज़िद्दी बच्चे की तरह चिल्लाने और ज़मीन पर लौटने लगा। मैं बमुश्किल अपनी हंसी जब्त कर सका। वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था। काफ़ी देर तक वो लौटने के बाद उठा और मेरे पीछे छुपकर उसने एस्लो पोगास को ऐसी जदीद गाली अनायत की जिससे मेरे कान आशना न थे। अब पस्ता कद फ्रांसीसी के मुंह से गालियों का सैलाब उबल पड़ा और आखिर में उसने अपने हीरो दादा जान के खून की कसम खाई कि वो नालायक वैशी स्याह कुत्ते को जहर दे देगा। और अब मुझे हकीकत मालूम हुई। अल्फोंसे रोज़ाना सुबह एस्लो पोगास के लिए जौ का दलिया बनाया करता। ये एस्लो पोगास का नाश्ता था। वो दलिया लकड़ी के प्याले में लेकर एक कोने में जा बैठता और लकड़ी के चमचे से खाता। उसे आम जूलियों की तरह मछली से नफरत थी। चूँकि उनके ख्याल से मछली आप भी सांप है, इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। अल्फोंसे ने, जिसे बंदरों की तरह शरारतें करने में मज़ा आता था, इरादा किया कि वो किसी तरह से एस्लो पोगास को मछली खिला दे। चुनाचे आज सुबह मछली की काफ़ी मिकदार को निहायत बारीक घोट कर जौ के दलिया में मिला दिया। एस्लो पोगास ने मज़े ले लेकर और इस बात से बेखबर के क्या खा रहा है, दलिया खाया। बदकिस्मती से अल्फोंसे अपनी कामयाबी और एस्लो पोगास की बेवकूफ़ी पर इतना खुश हुआ कि अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। चुनाचे वो बेख्तियार हंस पड़ा और फिर तालियां बजा बजा कर एस्लो पोगास के चारों तरफ नाचने लगा और उसके प्याले में पुरशौक नज़रों से झांकने लगा। एस्लो पोगास, जो बेहद होशियार था, अल्फोंसे की इस बेपनाह खुशी को देखकर समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। उसने बड़ी बारीक बीनी से बचे खुचे दलिए का मुआयना किया और अब उसे शरारत का पता चला। अब एस्लो पोगास के गुस्से का पारा एकदम से चढ़ गया और उसने अल्फोंसे को वो अनोखी सज़ा दी। अल्फोंसे की गर्दन टूटने से बाल बाल बच गई, लेकिन उसे सबक ज़रूर मिल गया कि काले दियों से मजाक करना मौत को दावत देना है।
अल्फोंसे ने अपने जख्म धोए और एस्लोपोगास की शान में नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करता कमीज़ बदलने चला गया। उसके जा चुकने के बाद मैंने एस्लोपोगास को एक लेक्चर पिलाया कि उसे अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होना चाहिए। आह मैकोमेजन, उसने कहा, इस मुल्क में तुमको चाहिए कि मुझसे नरम दिली से पेश आओ। ये मेरा वतन नहीं और ना ही मैं यहाँ खुश हूँ। मैं उकता चुका हूँ। अच्छा तो ये बात है, मैंने कहा, तुम पर फिर खून का भूत सवार हुआ है और वो भी इस बुढ़ापे में। देखो मैकोमेजन, मैं व्यापारी हूँ, खून का व्यापार करता हूँ, लेकिन ये व्यापार दुनिया के और बहुत से व्यापारों से ज़्यादा अच्छा और ईमानदार है। किसी को दस्त बदस्त जंग में कत्ल करना उससे बेहतर है कि तुम्हारी नाम निहाद तहजीब का सहारा लेकर किसी गरीब का खून जोंक की तरह चूसा जाए। मैं एक ही बार में अपने मुकाबिल का खात्मा कर देता हूँ, लेकिन तहजीब याफ्ता उसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं। आज तक मेरे हाथों बहुत से जवान मर्द मारे जा चुके हैं और इस बुढ़ापे में भी मैं किसी नामी पहलवान का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की कोई माँ आज तक वो बच्चा पैदा नहीं कर सकी जो मुझे खौफ कर सके। अपना अपना तरीका है। मैं वैशी हूँ, लेकिन मैकोमेजन, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा मुखलिस दोस्त हूँ और यही हाल तुम्हारा भी है, क्योंकि हम दोनों के बाल एक साथ सफ़ेद हुए हैं। मैकोमेजन, हम दोनों एक नज़र ना आने वाले धागे से आपस में बंधे हुए हैं और ये धागा बहुत मजबूत है। हवादिसात इस पर असर अंदाज नहीं हो सकते और तेज़ तूफान इसे नहीं तोड़ सकते। मैकोमेजन, मुझ में और तुम में जो रिश्ता कायम हो चुका है वह खून के रिश्ते से भी बड़ा है। और उसने अपने छिदे हुए कान के बड़े से सुराख में अटका हुआ पुराना खाली कारतूस निकाला जो उसके लिए नस्वार की डिब्बिया का काम देता था। उसने डिब्बिया मेरी तरफ बढ़ा दी कि मैं उसमें से नस्वार लेकर अपनी दोस्ती का सबूत दूं। अपने सीने में जज्बात का तलातुम लिए मैंने चुटकी भर नस्वार ले ली। इस हकीकत से मुझे भी इनकार नहीं कि मैं उस खूनी से बड़े खुलूस से मोहब्बत करता था। मैं नहीं जानता कि उसके किरदार में ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे भा गई थी। बहरहाल वह मुझे अजीज़ था। बूढ़े भेड़िए, मैंने कहा, तेरी मोहब्बत और दोस्ती भी अजीब है। आज तू मेरी दोस्ती का दम भर रहा है, लेकिन अगर कल मैं तेरे रास्ते में खड़ा हो जाऊं तो तू बिला तकल्लुफ़ मेरी खोपड़ी को थोड़ी तक चीर कर रख देगा। तुमने ठीक कहा मैकोमेजन। सच है, अगर तुम मेरे फ़राइज़ में हाइल होने की कोशिश करो तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन जब नकोसी कास अपना काम कर चुके और तुम मौत की अथाह तारीकी में रूपोश हो जाओ, तब मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी मौत पर आंसू बहाता रहूँगा और आखिरी सांस तक तुम्हारी याद मेरे दिल में चुटकियाँ लेती रहेगी। इससे मेरी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आता। मैकोमेजन, सच कहना, क्या इस तालाब के ठहरे हुए पानी में भी तलातुम पैदा होने का इम्कान है? क्या वाकई इस सर्द मुल्क में जंग के शोले भड़केंगे? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। रात मैंने जो कुछ देखा है उससे तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों बहनें एक दूसरे के खून की प्यासी हैं। अगर ऐसा ना होता तो खातून शब खंजर लेकर अपनी बहन की ख्वाबगाह में क्यों दाखिल होती? मैंने एस्लोपोगास को तमाम वाक़या सुनाकर कहा कि दोनों बहनें वाकई एक दूसरे से खफा हैं और ये कि वो अनकोबों के लिए झगड़ रही हैं। ओह, ये बात है, उसने हमारी खुशी के करीब करीब नाचते हुए कहा। तब तो जंग उतनी ही यकीनी है जितना कि मौसम 12 में दरियाओं का पानी चढ़ना यकीनी अमर होता है। जंग फैसला कुन जंग। औरतों को आखिरी अल्फाज और आखिरी ज़रब बेहद पसंद होती है और जब वो मोहब्बत के लिए लड़ती हैं तो ज़ख्मी भैंसे की तरह खूंखार हो जाती हैं। मैकोमेजन, अब मेरी आंखें इन पत्थरों के मकानात को जलते देखेंगी और मेरे कान एक बार फिर जंगी नारे सुनेंगे। इस खूबसूरत शहर की नालियों में इंसानी खून बहेगा। वाह मैकोमेजन, मेरा ये सफ़र बेकार नहीं गया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ के लोग क्या वाकई जंग कर सकेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसी वक्त हेनरी आकर हम में शामिल हो गया और फ़ौरन ही गुड भी आ गया। उसका मुंह लटका हुआ था, चेहरा फीका फीका मालूम हो रहा था और आंखें बेनूर सी थीं। जैसे ही एस्लोपोगास ने गुड को देखा, उसने अपनी खूनी बातें बंद कर दी और मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। आहा बागून, आओ आओ, उसने कहा, बहुत थके हुए मालूम होते हो, कल बहुत ज़ोरों से शिकार किया शायद। और फिर गुड के जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसने कहा, सुनो बागून, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक औरत भी है इस कहानी में, इसलिए यकीन है कि तुम दिलचस्पी से सुनोगे। और उसने अपनी कहानी यूं शुरू की।